हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव श्रीधरन। आपका स्वागत है सीएनसी लर्निंग में। मशीनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सही कटिंग पैरामीटर्स चुनना। लोग पूछते हैं, मैं एक्स कटिंग टूल यूज़ करके वाई मटेरियल कट करता हूँ, क्या पैरामीटर यूज़ करना चाहिए? इसका सही जवाब कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मशीनिंग बहुत सारा अलग फैक्टर्स के ऊपर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कि हमको इनमें से एक चुनना है, कम टूल कॉस्ट या कम कटिंग टाइम, या ये दोनों के बीच एक बैलेंस। आमतौर पर कम सीपीपी स्वीकार्य होता है। सीपीपी मतलब कॉस्ट पर पार्ट। हम डिस्कस करने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीनबिलिटी, कटिंग पैरामीटर्स, deriving formula for cutting speed, insert shapes and depth of cut, nose radius and depth of cut, nose radius and feed rate, Taylor's equation of tool life, effect of cutting parameters on tool life, formula for RPM and constant cutting speed control, feed calculations, cutting time calculations, and conclusion. क्या क्या फैक्टर्स मशीनबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये हम देखेंगे। वर्कपीस मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल टाइप, machine rigidity, clamping, cutting parameters, cooling, machining type। अभी हम इसमें एक एक डिटेल में। वर्कपीस मटेरियल, अभी ये जो स्केच में आपको दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्कपीस मटेरियल ग्रुप है। पी पी मतलब स्टील, एम स्टेनलेस स्टील, के कास्ट आयरन, एन नॉन फेरस, एस सुपर अलॉय, एच हार्ड मटेरियल्स। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ग्रेड का इंसर्ट यूज करना चाहिए और अलग ज्योमेट्री यूज करना चाहिए। अभी हम मशीनेबिलिटी देखेंगे। फ्री कटिंग स्टील को 100% मशीनेबिलिटी कंसिडर करेंगे, तो कार्बन स्टील को थोड़ा कम, अलॉय स्टील को और थोड़ा कम, स्टेनलेस स्टील को और थोड़ा कम, वैसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और टाइटानियम निकल बेस्ड अलॉय, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय, सबसे कम स्पेशल हाई टेम्परेचर अलॉयस। तो ये मटेरियल का मशीनेबिलिटी के हिसाब से आपका टूल चेंज हो जाता है। कटिंग टूल मटेरियल, हम अगर एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस में टफनेस और वाई एक्सिस में हार्डनेस, तो अलग अलग टूल मटेरियल कौन सा पोजीशन में आएगा वो हम देखेंगे। पहला आएगा HSS या HSS कोबाल्ट। ये टफनेस सबसे ज्यादा ये मटेरियल को होता है। फिर होता है कार्बाइड, कोटेड कार्बाइड, सेरामिक, सेरामिक, सीबीएन। सीबीएन का मतलब होता है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, पीसीडी एंड सीवीडी, ये डायमंड होता है। तो ये ग्राफ में आप पूरा देखा जाएगा, तो HSS या HSS कोबाल्ट सबसे टफ है, लेकिन उसका हार्डनेस सबसे कम है। और जैसे जैसे लेफ्ट के तरफ आता है तो टफनेस कम हो जाता है और हार्डनेस इंक्रीज होता है। तो ये कौन सा टूल आप यूज करता है उसके हिसाब से आपका कटिंग पैरामीटर वेरी हो जाता है। कटिंग टूल टाइप,
ये लेफ्ट से राइट तक आप देखेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिख रहा है राउंड इंसर्ट और एक्सट्रीम राइट में आपको दिख रहा है वी शेप इंसर्ट। तो राउंड इंसर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और वी शेप इंसर्ट सबसे एक्सेसिबिलिटी वाला इंसर्ट होता है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाएगा तो लेफ्ट से राइट तक आप जाता है तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, और एक्सेसिबिलिटी देखा जाएगा तो लेफ्ट से राइट तक बढ़ते जाता है। तो ये कौन सा टूल आप यूज करता है उसके हिसाब से आपका कटिंग पैरामीटर, मशीनेबिलिटी सब वेरी हो जाता है। अभी आपको 3 डिफरेंट टाइप का इंसर्ट दिख रहा है, पीएफ, पीएम, पीआर। पहला होता है फिनिशिंग ज्योमेट्री, दूसरा मीडियम ज्योमेट्री, तीसरा रफिंग ज्योमेट्री। तो कौन सा टाइप का ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से वो इंसर्ट वेरी हो जाता है, या इंसर्ट के हिसाब से आपका पैरामीटर वेरी हो जाता है। तो आप फिनिशिंग वाला इंसर्ट अगर आप यूज करता है तो आपको कम पैरामीटर यूज करना है, और रफिंग वाला ज्योमेट्री अगर यूज करता है तो ज्यादा पैरामीटर चाहिए वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मशीन रिजिडिटी, तो आपका मशीन बाय डिजाइन रिजिड होता है। मतलब आप अलग अलग ब्रांड देखा जाएगा तो सभी ब्रांड एक जैसा रिजिडिटी नहीं रहता है। कोई कोई बाय डिजाइन रिजिड रहता है, कोई कोई थोड़ा मीडियम रहता है। तो आपका मशीन कौन सा टाइप का है वो हिसाब से आपका मशीनेबिलिटी चेंज हो जाता है, मशीनिंग पैरामीटर्स चेंज हो जाता है। दूसरा होता है आपका मशीन का कंडीशन। नया कंडीशन जो होता है वो थोड़ा रिजिड रहता है, और जैसे जैसे आप यूज करता है तो उसका थोड़ा वेयर एंड टेयर के वजह से थोड़ा प्ले आ जाता है। इवन अच्छा ब्रांड भी रहेगा, थोड़ा टाइम यूज करने के बाद उसका रिजिडिटी कम हो जाता है। तो आप अगर एक नया मशीन में करता है तो उसका कटिंग पैरामीटर चेंज रहता है, और पुराना मशीन यूज करता है तो उसका कटिंग पैरामीटर्स चेंज होता है। क्लैंपिंग, कौन सा टाइप का क्लैंपिंग आप यूज करता है और क्या प्रेशर यूज करता है। अभी आप अगर समझो मैनुअल क्लैंपिंग करता है या हाइड्रोलिक क्लैंपिंग करता है, तो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग स्ट्रांग होता है तो आप ज्यादा पैरामीटर्स यूज कर सकता है। क्लैंपिंग प्रेशर वो आपका कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। कंपोनेंट अगर थोड़ा स्ट्रांग है, सॉलिड है, तो आप ज्यादा प्रेशर यूज कर सकता है, तो साथ साथ आप ज्यादा कटिंग पैरामीटर्स भी यूज कर सकता है। अगर आपका क्लैंपिंग प्रेशर कम है तो पैरामीटर भी आपको कम यूज करना पड़ेगा। और आप कितना एरिया में होल्ड कर रहे हैं, कम एरिया में होल्ड कर रहे हैं तो आप ज्यादा कटिंग पैरामीटर यूज नहीं कर सकता है। कटिंग पैरामीटर्स, कटिंग पैरामीटर्स क्या क्या होता है, कटिंग स्पीड, फीड रेट, और डेप्थ ऑफ कट। कूलेंट या कूलिंग मेथड क्या आप यूज करता है, कौन सा टाइप का कूलेंट आप यूज कर रहा है, आपका कूलेंट का फ्लो जो है इंटरनल है या एक्सटर्नल है। आपको ये फोटो में दिख रहा है, एक में बराबर जो कटिंग फ्लूइड जो होता है इंसर्ट के ऊपर पॉइंटेड है, दूसरा है वो थोड़ा एक्सटर्नली पॉइंटेड है। तो जैसा आपका टूल चेंज पोजीशन चेंज करता है तो कूलेंट कभी कभी इंसर्ट के ऊपर गिरता है या कभी दूसरा जगह पे गिरता है। और कूलेंट फ्लो और प्रेशर वो कम है ज्यादा है उसके ऊपर आपका कटिंग पैरामीटर वेरी हो जाता है। ड्राई और वेट कटिंग, ज्यादा से ज्यादा ओकेशंस में आप वेट कटिंग यूज करेंगे, बट कोई कोई जगह पे आपको ड्राई कटिंग भी यूज करना पड़ता है। मशीनिंग टाइप,
अभी आपको पहला फोटो में दिख रहा है, एक टर्निंग हो रहा है, एक इंटरप्टेड कट हो रहा है, एक गियर का जैसा शेप है, टीथ है, उसको ऊपर कटिंग हो रहा है, तो इंटरप्टेड कट होता है, तो आप ज्यादा पैरामीटर यूज नहीं कर सकता है। अगर एक सॉलिड मटेरियल है तो आप ज्यादा मटेरियल यूज कर सकता है। और आपको दिख रहा है दूसरा फोटो में एक थिन वॉल्ड कंपोनेंट होता है, तो उसका कटिंग स्ट्रेटेजी चेंज होना पड़ता है, कटिंग पैरामीटर कम हो जाता है। अगर आप एक सॉलिड मटेरियल में मशीनिंग करता है तो आप ज्यादा पैरामीटर्स यूज कर सकता है। अभी हम कटिंग पैरामीटर्स का डेफिनेशंस देखेंगे। कटिंग डेप्थ आपको ये फिगर में दिख रहा है, कटिंग डेप्थ टर्निंग में कैसा है, एपी आपका कटिंग डेप्थ है, और मिलिंग में भी आपको दिख रहा है। कटिंग विथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन मेजर्ड इन मिलीमीटर्स और इंचेस। आपका कौन सा मेजरमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर मिलीमीटर या इंच में आपका कटिंग डेप्थ होगा, और आप कौन सा डायरेक्शन में कट कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका कितना मटेरियल कट कर रहा है, उसको डेप्थ ऑफ कट बताया जाता है। फीड रेट आपको एफ एन एफ आर जो दिख रहा है वो फीड रेट होता है। Feed rate is the rate at which the tool is fed into the workpiece and is measured in length unit per revolution or in minutes. टूल वर्कपीस के ऊपर जो फीड करने का जो रेट है वो लेंथ यूनिट पर रेवोल्यूशन होता है या लेंथ यूनिट इन मिनट्स होता है। मतलब मेट्रिक सिस्टम में रहेगा तो एमएम पर रेवोल्यूशन या एमएम पर मिनट होता है, और इंपीरियल सिस्टम में इंच पर रेवोल्यूशन या इंच पर मिनट होता है। कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड मतलब आपका जो कटिंग एज जो स्पीड में मूव होता है आपका वर्कपीस के हिसाब से, उसको कटिंग स्पीड कहा जाता है। वो सरफेस मीटर पर मिनट या फीट पर मिनट इसमें डिफाइन किया मेजर किया जाता है। उसको और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकता है, लेंथ ऑफ चिप प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। ये डायमीटर अगर डाया डी है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है पाई डी। तो अभी हमने बताया कटिंग स्पीड मतलब लेंथ ऑफ चिप प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। तो एक रेवोल्यूशन में कितना चिप का लेंथ प्रोड्यूस होता है, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस या पाई डी। तो एन रेवोल्यूशन में 1 मिनट में एन रेवोल्यूशन टर्न होता है, तो लेंथ ऑफ चिप प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट पाई डी एन होता है। तो जो आपका कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन, लेंथ यूनिट्स एमएम या इंच पर मिनट होता है, बट एक्चुअली कटिंग स्पीड को डिफाइन किया हुआ है, उसका मेजरमेंट यूनिट है मीटर्स पर मिनट या फीट पर मिनट। तो अभी हमको जो मिला उसको वो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स पर मिनट करने के लिए पाई डी एन बाई 1000 करना है, और फीट पर मिनट करने के लिए पाई डी एन बाई 12 करना है। अभी हम इंसर्ट शेप और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इसका रिलेशन देखेंगे। अभी जैसा ये स्केच में दिखाया है, राउंड इंसर्ट का होता है आपका जो इंसर्ट का डायमीटर है उसका 0.4 टाइम्स मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट आप दे सकता है। और अगर आप सी शेप का इंसर्ट लेंगे, CNMG वैसा इंसर्ट का देखेंगे तो 2/3 ऑफ कटिंग एज लेंथ
अगर आप CNMG 120408 लेता है तो 2/3 ऑफ 12 mm मतलब 8 mm तक आप डेप्थ ऑफ कट दे सकता है। ये हो गया आपका कटिंग टूल का कैपेबिलिटी। लेकिन आपका मशीन कितना रिजिड है, कितना कटिंग ले सकता है, कितना लोड ले सकता है, आपका कंपोनेंट कितना रिजिड है, क्लैंपिंग कितना रिजिड है, ये सब कंसिडर करके आपको एक फाइनल फिगर में आना है। अभी हम देखेंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ कट इंसर्ट नॉस रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली आपका डेप्थ ऑफ कट एक सर्टेन लिमिट से कम भी नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो वो टूल परफॉर्मेंस अच्छा होगा नहीं। आपको जो पहला दिख रहा है डेप्थ ऑफ कट आपका रेडियस से बहुत ही कम है, तो वो अच्छा नहीं है, वो बराबर चलेगा नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है तो जो कटिंग फोर्सेस है वो उसका पार्ट के ऊपर रेडियली पड़ता है, वो करेक्ट नहीं है। दूसरा केस 2/3 ऑफ नोस रेडियस, तभी थोड़ा बहुत ठीक चलता है, बट फिर भी थोड़ा एक फोर्स आपको रेडियली पड़ रहा है। और अगर आपका डेप्थ ऑफ कट 2/3 से ज्यादा है तो वो कटिंग फोर्स थोड़ा बैलेंस रहता है, वो एक्सियल लोड पड़ता है, तो आपका कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा लोड आता नहीं है। सो कटिंग डेप्थ एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन नॉस रेडियस, ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉस रेडियस और मैक्सिमम फीड, इसका क्या रिलेशन है हम देखेंगे। एक 0.8 mm नॉस रेडियस हम सेलेक्ट करता है, उसका फिनिशिंग मीडियम रफिंग, इसका मैक्सिमम फीड रेट आप कितना यूज कर सकता है वो इसमें दिया हुआ है। फिनिशिंग के लिए 0.4, मीडियम के लिए 0.5, रफिंग के लिए 0.6। ये हुआ मैक्सिमम फीड रेट अलाउड फॉर दैट टूल एंड फॉर दैट नॉस रेडियस। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फिनिशिंग के लिए 0.4 ही यूज करना है, 0.4 तक आप यूज कर सकता है। आपका सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट क्या है उसको ऊपर आपको फीड रेट एडजस्ट करना है। नॉर्मली आप 0.1 या 0.2 यूज करेंगे, तो लेकिन आप फिनिशिंग के लिए इतना तक यूज कर सकता है। रफिंग के लिए 0.6 तक मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन फीड रेट आप यूज कर सकता है। एक टूल ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है उसको टूल लाइफ कहा जाता है। एक स्वीकार तरीका यह है कि टूल लाइफ के लिए फ्लैंग वेयर 0.2 mm या 0.5 mm तक लिमिट करें। टूल लाइफ मेनली आपका जो टूल वेयर के ऊपर डिपेंड है। टूल वेयर एक्सेप्टेबल टूल वेयर जो बताया जाता है फ्लैंग वेयर है। अभी जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, देयर इज अ कॉमन वेयर। कोई कोई लोग टूल ब्रेकेज को भी टूल लाइफ में कंसिडर किया जाता है, बट वो करेक्ट नहीं है। टूल ब्रेकेज टूल लाइफ नहीं है। अभी आपके लिए क्यूज है, ये जो बताया गया पैरामीटर में कौन सा आपका टूल लाइफ को ज्यादा अफेक्ट करता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, इसमें से कौन सा आपका टूल लाइफ को ज्यादा अफेक्ट करता है। ऐसे तो सब अफेक्ट करता है, बट ज्यादा किसका इफेक्ट होता है। अभी हम टेलर्स इक्वेशन देखेंगे, जिसके लिए जो टूल लाइफ के लिए यूज करता है। v t raised to n इक्वल टू c। v है कटिंग स्पीड, t है टूल लाइफ इन मिनट्स, n टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट, c एक कांस्टेंट होता है। तो अलग अलग कटिंग स्पीड का यूज करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो आपको जो दिख रहा है सबसे ज्यादा कटिंग मशीनिंग टाइम या सबसे ज्यादा टूल चला, मतलब होता है टूल लाइफ। तो T1 जो है सबसे ज्यादा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कटिंग स्पीड है VC1।
और VC4 जो है सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड है, उसका करस्पॉन्डिंग टूल लाइफ जो है वो बहुत कम है। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है और इसके लिए टूल लाइफ का कंसिडरेशन लिया है। आपका फ्लैंग वेयर 0.3 mm में रहेगा तभी। अभी अलग तरीके से देखा जाएगा तो टूल लाइफ कटिंग स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब भी आपका कटिंग स्पीड इंक्रीज होता है, टूल लाइफ डिक्रीज हो जाएगा। अभी हम कटिंग पैरामीटर्स का टूल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। कभी भी एफर्ट यह होना चाहिए कि मशीनिंग सबसे कम कटिंग टाइम में कंप्लीट करना है। तो एक चलते हुए कटिंग पैरामीटर्स, उसमें से अगर आप कुछ पैरामीटर्स चेंज करता है तो उसका टूल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो इधर दिखाया गया है। आप एक्स एक्सिस के ऊपर कटिंग पैरामीटर और वाई एक्सिस के ऊपर टूल लाइफ प्लॉट करेंगे तो आपका डेप्थ ऑफ कट का जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा। जैसा आपका डेप्थ ऑफ कट बढ़ाता है तो टूल लाइफ के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है, बट ज्यादा नहीं। अभी फीड रेट का फीड रेट बढ़ा के अगर देखेंगे तो टूल लाइफ के ऊपर थोड़ा और इम्पैक्ट होता है। अभी कटिंग स्पीड के हिसाब से देखेंगे, आप रनिंग कंडीशन से कटिंग स्पीड को बढ़ाया, अभी देखेंगे तो टूल लाइफ के ऊपर ड्रास्टिक रिडक्शन आता है। इफेक्ट्स ऑफ कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड सबसे ज्यादा टूल लाइफ के ऊपर इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। अगर कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? रैपिड फ्लैंग वेयर होगा, पुअर सरफेस फिनिश होगा, रैपिड क्रेटरिंग फेलियर होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और टूल जल्दी फेल हो जाता है। कटिंग स्पीड अगर बहुत बहुत ही कम है तो क्या होगा? बिल्टअप एड्ज होगा। मतलब जो मटेरियल आप कट कर रहे हैं वही मटेरियल टूल के ऊपर वेल्ड हो जाता है और बाद में उसके वजह से सरफेस फिनिश खराब हो जाता है और फाइनली टूल फेल हो जाता है। और कटिंग स्पीड काफी कम यूज किया तो वो अनइकोनॉमिकल होता है। मतलब आपका मेन इंटेंशन क्या होता है मशीनिंग करने का? उसका सबसे कम कटिंग टाइम में मशीनिंग कंप्लीट करना है, वो आपका बेसिक पर्पस है मशीनिंग का। तो उसको डिफीट किया जाएगा। टाइम अगर बढ़ता है तो आपको ज्यादा पैसा खर्चा होता है, तो इकोनॉमिकल नहीं होता है। फीड रेट का इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। तो फीड रेट ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट है। अगर फीड रेट आपका ज्यादा बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा? तो आपका चिप कंट्रोल बराबर नहीं होगा। फीड आपका बहुत कम रहेगा तो भी नहीं होता है, बट एक बहुत बढ़ गया तो भी चिप कंट्रोल बराबर नहीं होगा और सरफेस फिनिश खराब हो जाता है और आपका टूल जल्दी फेल हो जाता है, क्रेटरिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, चिप वेल्डिंग होता है और चिप हैमरिंग होता है। फीड रेट अगर बहुत ही कम है तो क्या होगा? चैटरिंग होता है और प्रीवियस केस में जैसा हम एक्सप्लेन किया अनइकोनॉमिकल होता है। फीड रेट कम है तो कटिंग टाइम बढ़ता है और अनइकोनॉमिकल हो जाता है। डेप्थ ऑफ कट का क्या इफेक्ट है? अगर डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा है तो हाई पावर कंजम्पशन होता है, इंसर्ट ब्रेकेज होता है या टूल ब्रेकेज होता है, इंक्रीज्ड कटिंग फोर्स होता है। तो हम पहले भी मेंशन किया, इंसर्ट ब्रेकेज या टूल ब्रेकेज टूल लाइफ में काउंट किया नहीं जाता है। तो आपका कटिंग डेप्थ का लिमिट होना चाहिए आपका इंसर्ट का या टूल का कैपेबिलिटी, ब्रेक ही नहीं होना चाहिए। वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसा निकलेगा वो हिसाब से आपका डेप्थ ऑफ कट आपको
यूज करना है। डेप्थ ऑफ कट अगर ज्यादा कम होता है तो क्या होगा, चिप ब्रेकिंग नहीं होगा, वाइब्रेशंस होगा, एक्सेसिव हीटिंग होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। तो अगेन डेप्थ ऑफ कट कम रहेगा तो आपका कटिंग टाइम ज्यादा होता है, तो फाइनली अनइकोनॉमिकल हो जाता है। डेप्थ ऑफ कट कम रहने का और एक डिसएडवांटेज यह है कि टूल ज्यादा टाइम कांटेक्ट में रहता है। समझो आप डेप्थ ऑफ कट, एक ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट यूज करके आपका अगर कटिंग टाइम समझो 10 मिनट है, डेप्थ ऑफ कट अगर आप कम करता है तो से 20 मिनट चलेगा। तो पहला आपका टूल लाइफ जो भी रहेगा 10 मिनट ही आपको एक पार्ट के ऊपर चलाना है। अभी डेप्थ ऑफ कट कम होने से आपको सेम टूल 20 मिनट एंगेज होता है। तो टूल लाइफ अगर आपका 10 मिनट रहेगा तो आपको एक ही टूल में वो उसका टूल लाइफ खत्म हो जाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। इसका रेफरेंस कैटेसी सैंडविक कटिंग टूल्स है। उन्होंने काफी सारा एक्सपेरिमेंट्स करके ये एक केस स्टडी बनाया हुआ है। लो एलॉय स्टील मटेरियल है, उसमें उसका हार्डनेस है ब्रिनल हार्डनेस 180, और उसके लिए इंसर्ट यूज किया है CNMG 120408 PM 4225 ग्रेड। तो कटिंग डेप्थ सभी केस में 3 डिफरेंट स्टडी किया है। सभी केसेस में डेप्थ ऑफ कट एक ही रखा है, 3 mm या 0.118 इंच। और 3 फीड रेट अलग अलग यूज किया है। पहला केस में 0.15, दूसरा केस में 0.3, तीसरा केस में 0.5, और करस्पॉन्डिंग VC यूज किया है। पहला केस में 425, सेकंड में 345, थर्ड में 275। तो फाइनली जो अमाउंट ऑफ चिप रिमूवल है वो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। पहला केस में 191, सेकंड केस में 310, थर्ड केस में 4 टन। तो आपको दिखता है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम रिमूवल हुआ है थर्ड केस में। तो फाइनली उसका कंक्लूजन क्या होता है, स्लोवेस्ट कटिंग स्पीड विद द हाईएस्ट स्पीड इक्वल टू हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब आपका बेस्ट फीड रेट जो केस में यूज हुआ है उसमें आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता है। कटिंग पैरामीटर्स के ऊपर पारंपरिक तरीका ये होता है कि ज़्यादा कटिंग डेप्थ यूज़ करना। बाद में हाई फीड कटिंग से ये रिप्लेस हो गया। हाई फीड कटिंग में कम डेप्थ ऑफ कट यूज़ किया जाता है। अब कुछ नया मेथड आ गया है जो है हाई परफॉर्मेंस कटिंग। ये मेथड में एनमिल का कंप्लीट फ्लूट लेंथ यूज़ किया जाता है और कांस्टेंट चिप लोड के साथ में कटिंग होता है। ये मेथड से टूल लाइफ काफ़ी इम्प्रूव होता है। अभी हम कांस्टेंट RPM ये क्या है देखेंगे। अभी एक 2000 RPM यूज किया है एक दो डिफरेंट डायमीटर के ऊपर, 50 mm और 80 mm डायमीटर है। तो ये दोनों का अगर कटिंग स्पीड हम कैलकुलेट करता है ये फॉर्मूला यूज करके, तो VC का जो फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी देखा है, IDN/1000। तो पहला केस में जो डायमीटर 50 है उसका कटिंग स्पीड होगा 340 क्योंकि RPM है 2000, और दूसरा VC होगा 502, डायमीटर है 80, RPM सेम है। तो कांस्टेंट RPM करने से आपका कटिंग स्पीड वेरी होता है। तो समझो आपका कटिंग टूल 502 मीटर पर मिनट के ऊपर चलने का एफिशिएंसी है, तो भी आप RPM कांस्टेंट यूज किया, इसीलिए डायमीटर 50 के ऊपर आप 340 नहीं यूज कर पाया, विच इज अगेन अनइकोनॉमिकल। मतलब आपका
प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, उसके वजह से ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसके जगह पे हम यूज कर सकता है कांस्टेंट कटिंग स्पीड। तो ये फॉर्मूला, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, उसमें से आपको आरपीएम का फॉर्मूला डिराइव कर सकता है, आरपीएम इक्वल टू 1000 वी बाई पाई डी। अगर वीसी हम 100 मीटर पर मिनट कंसिडर करता है, तो हम 3 डिफरेंट केस के लिए आरपीएम कैलकुलेट करता है। डायमीटर 100 के लिए 318 मीटर पर मिनट, डायमीटर 20 के लिए 318 आरपीएम, 20 के लिए 1592, 2 mm के लिए 15923 आरपीएम। तो आपका मशीन में इतना कैपेबिलिटी है क्या? मोस्टली नहीं रहता है। तो समझो आपका मशीन का कैपेसिटी है 6000, लेकिन कटिंग स्पीड के हिसाब से आपको चाहिए 15923। वो आपका मशीन में नहीं है। तो एक ऐसा मेथड है कि कांस्टेंट कटिंग स्पीड कंट्रोल। पहले हमने कांस्टेंट आरपीएम मेथड देखा, जिससे कटिंग स्पीड वेरी होता है। अभी हम कटिंग स्पीड कांस्टेंट करके आरपीएम को चेंज कर सकता है, जो कंट्रोलर खुद कर लेता है। उसके लिए क्या करना है? जी कोड है G96, S100, 100 जो है कटिंग स्पीड है, G50, S5000 ये जो है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिट है। आप जब भी कांस्टेंट कटिंग स्पीड कंट्रोल यूज करता है, मतलब आप G96 यूज करता है, तो स्पिंडल मैक्सिमम कितना स्पीड में घूम सकता है वो आप लिमिट करना चाहिए। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया है, आपको दिख रहा है डायमीटर वेरी होने से 318 आरपीएम से 15923 तक वेरी होता है। तो क्या होगा कि ये डायमीटर 2 में वगैरह आता है, तो मशीन कोशिश करेगा कि आरपीएम उतना अचीव करे, लेकिन मशीन का कैपेसिटी है से 6000। तो मशीन ज्यादा ऐसा ट्राई करता है, आपका क्लैंपिंग का भी कंडीशन उतना रिजिड नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो मशीन के लिए अच्छा नहीं है, वो वाइब्रेशंस के वजह से आपका मशीन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिट करना है। तो आप G50 S5000 यूज किया कि कितना भी कैलकुलेशन के हिसाब से आरपीएम आया, तो भी वो 5000 के आगे जाएगा नहीं, जो भी होगा 5000 के नीचे ही होगा। फीड फीड के लिए एफ एड्रेस यूज करता है। फीड दो तरीके का होता है, mm पर रेवोल्यूशन और mm पर मिनट होता है। टर्निंग में ज्यादा करके mm पर रेवोल्यूशन फीड रेट यूज किया जाता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा यूज किया जाता है। और मिलिंग में mm पर मिनट यूज किया जाता है, 500, 1000, 2000 ऐसा यूज किया जाता है। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है, फीड इन mm पर मिनट इक्वल्स फीड इन mm पर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई आरपीएम। फीड इन mm पर रेवोल्यूशन इक्वल्स फीड पर टूथ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टीथ। तो मिलिंग में आपको दिख रहा है कि अलग अलग, अभी ये जो स्केच में दिखाया गया है वो 4 इंसर्ट है। तो जो फीड जो कैटलॉग में डिफाइन किया हुआ रहता है, फीड पर टूथ, एक टूथ के ऊपर या एक इंसर्ट के ऊपर कितना फीड यूज कर सकता है, उसको आप कितना टूथ है या कितना टीथ है या कितना इंसर्ट है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फीड इन mm पर रेवोल्यूशन मिलता है। और उसको आप आरपीएम से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको टेबल फेड रेट मिलता है, VF इक्वल्स FZ मल्टीप्लाइड बाई Z मल्टीप्लाइड बाई N। हर कटिंग टूल मैन्युफैक्चरर उनका कैटलॉग में कटिंग पैरामीटर्स का रेंज देता है। मीडियम पैरामीटर चुन करके आप शुरू कर सकता है और एक्चुअल कटिंग को ऑब्जर्व कर सकता है। चिप फॉर्मेशन, कलर, कटिंग साउंड, कटिंग लोड वगैरह के ऊपर ध्यान देकर
पैरामीटर ऑप्टिमाइज कर सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कटिंग डेप्थ और फीड बढ़ाना। कटिंग स्पीड बढ़ाने से टूल लाइफ ज़्यादा कम हो जाता है। सान्विक कटिंग टूल्स का कैटलॉग से लिया हुआ एक पेज है। स्टील मटेरियल के लिए हम एक मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, लो अलॉय स्टील, स्टील कैटेगरी में हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड, स्पेसिफिक कटिंग फोर्स 2050, हार्डनेस 350, ब्रेनल। ये पर्टिकुलर मटेरियल अगर आप चूज करता है तो, और हमने समझो यूज किया GC 4315 ग्रेड, तो ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए और वो पर्टिकुलर ग्रेड के लिए आपका करस्पॉन्डिंग कटिंग स्पीड, तो ग्रेड यूज किया GC 4315, उसके लिए जो फीड रेट है, एक्चुअली जो लिखा हुआ वैल्यू है वो चिप थिकनेस है, लेकिन जब आप 90 डिग्री का टूल यूज करता है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, फीड रेट आपका चिप थिकनेस के इक्वल हो जाता है। तो वैल्यूज दिया है 0.1, 0.4 एंड 0.8। 0.1 मिनिमम, 0.8 मैक्सिमम और स्टार्टिंग वैल्यू 0.4। और कटिंग स्पीड का वैल्यूज दिया है 240, 170 एंड 125। तो ज्यादा से ज्यादा कटिंग स्पीड आप 240 यूज कर सकता है और सबसे कम 125। तो हम अभी अगर सेलेक्ट करता है, हमको जो शुरू करता है कटिंग शुरू करना है, तभी हम इसका स्टार्टिंग वैल्यूज या इसका जो मीडियम वैल्यूज लेके शुरू करना चाहिए। तो 170 VC और 0.4 mm पर रेवोल्यूशन फीड रेट, ये यूज करके आपको मशीनिंग शुरू करना चाहिए और जो कटिंग एक्चुअल कटिंग को देख के आपको पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कटिंग टाइम कैसा कैलकुलेट करना देखेंगे। कटिंग टाइम इक्वल्स लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इन mm पर मिनट। तो अभी एक एग्जाम्पल देखता है, ये जो ड्राइंग में जैसा दिखाया है, समझो उसमें 50 mm का लेंथ तक कट हो रहा है, फीड रेट है 0.25 mm पर रेवोल्यूशन, RPM है 1000, सो फीड इन mm पर मिनट इक्वल्स 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू 250 mm पर मिनट होता है। तो टाइम कितना होगा, 50 जो है लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय 250 जो है हमारा फीड इन mm पर मिनट, तो आंसर होगा 0.2 मिनट। तो 50 mm टर्न करने के लिए टाइम होगा 0.2 मिनट। कंक्लूशन, कोई भी आपको ऑप्टिमम कटिंग पैरामीटर्स का यूज करना है वो पहले ही नहीं बता सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, टूल कैटलॉग में से स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ VC एंड FZ वो लेके शुरू करना चाहिए, उससे RPM कैलकुलेट कीजिए, मशीन स्टार्ट कीजिए, कटिंग नॉइस के ऊपर ध्यान दीजिए, चिप के ऊपर देखिए, चिप कलर देखिए, चिप कंट्रोल देखिए, उसके हिसाब से आपको पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपको डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट में से ज्यादा बेस्ट ये यूज करना है, उसके बाद में ही आपको VC के ऊपर टच करना है। तो एक रनिंग कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करता है, उसमें से अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आप पहला फीड रेट बढ़ाइए, डेप्थ ऑफ कट आप जो मशीन का रिजिडिटी, क्लैंपिंग का रिजिडिटी और कंपोनेंट का रिजिडिटी वो सब कंसिडर करके जितना ज्यादा यूज कर सकता है उतना या ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट लगाइए और फीड इंक्रीज कीजिए, और वो जितना चलता है उतना यूज करने के बाद ही आप कटिंग स्पीड के ऊपर देखिए, क्योंकि कटिंग स्पीड आप बढ़ाने से आपका टूल लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो पर नोटिफाई होने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं इस तरह के और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी के लिए अलविदा।